कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो खुद से सच बोलते आपको आना चाहिए। अब सच क्या होता है? सच ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप क्रैक करना चाहते हो, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अब तक की क्लियर हो रहा है? सिलेबस देखिए, है ना, जो कि आपको हर कोई बताएगा। अब सिलेबस देख लिया, खुद से सवाल कीजिए कि कौन कौन से विषय जो है उसमें मैं अच्छा हूँ। ईमानदारी से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, ठीक है, किन सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, किन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, और किन सब्जेक्ट में मेरी वाट लगी हुई है, मैं बहुत ही बेकार हूँ, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब आपने ये जांच कर ली, तो जिन सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उनमें अच्छा आप मान के चल सकते हो कि मैं अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो तो भी झूठ मत बोलिए, स्वीकारिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सचमुच में हो सकता है ना लोग आपको बोले कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, लोग आपको बोले कि एरोगेंट हो, इट्स ओके, लेकिन आप उसमें सचमुच में बहुत अच्छे हो तो उसका स्वीकार कीजिए। बहुत बुरे हो तो भी आप स्वीकार कीजिए। अब जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्ट कर रहा था, अब हम लोग ना थोड़ा सा साइडलाइन करते इस टॉपिक को और समझते। आपको अब तक यहाँ तक की सब क्लियर है ना कि आपको चुनना कैसे है, तय कैसे करना है? पक्का? ठीक है, अब हम किस तरीके से समझेंगे। अब देखिए, मैं अभी सर ने बताया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं और पहला सपना तो यही होता है, एपीएससी हो या यूपीएससी हो, बाकी चीजें बाद में। लेकिन फिर जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ वैसे ही मैंने एनालिसिस किया क्या ये एग्जाम इतने जल्दी मैं क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी, तो मुझे कोई ऐसा एग्जाम चाहिए था जो मुझे जॉब दे सके। तो अब मैंने 2-3 चीजें इंप्लीमेंट की अपनी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं सचमुच में अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, मेरे सीनियर्स भी है काफी, वो कर सकते हैं लेकिन मुझे पता है वो नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन भी बताया मैंने, इगोइस्टिक अप्रोच होती है, वो आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ जो काम करते हैं इंटेलेक्चुअली वो बहुत वीक है, ऐसा हो सकता है और होता भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी, निरंतरता जिसको आप कहते हैं ना, हार्डवर्क, ये सारी चीजों के कारण लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे एग्जाम हो गए ना, रेलवे के एग्जाम हो गए, बैंकिंग होगा, एसएससी होगा, यूपीएससी होगा, एमपीएससी होगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया आरआरबी। इसकी वजह क्या थी? इसकी सिंपल सी वजह थी, मैंने देखा इसमें 4 से लेकर 5 सब्जेक्ट मेरे बन रहे इन एडिशन टू इंटरव्यू को यदि ऐड कर लूँ तो 5 सब्जेक्ट बन रहे। कैसे? करंट अफेयर बन गया, इंग्लिश बन गया, है ना, इसके साथ साथ रीजनिंग मैथ तो रहेगा, और मैंने बोला कि इंटरव्यू। आप समझ रहे हो? अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी? एक आर्ट के स्टूडेंट के लिए आप समझ पाओगे कि ये सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी आपको क्रैक करने के लिए। ठीक है, मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, मैंने खुद से बहुत ज्यादा सच बोला कि मैं करंट अफेयर में बेकार नहीं। ठीक है, बहुत एक स्टेबल सच था, मतलब मैं अच्छा हूँ, कर लूंगा, है ना। मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर है तो करंट अफेयर में अच्छा कर करके 25-30 लिए जा सकते हैं। आप समझ रहे हो? मैं क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ और सचमुच में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने बोला कि 50 में से 45-47 किसी भी हालत में लाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लाऊंगा तो वैसे भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में मैं बिल्कुल ही बहुत गंदा हूँ। आप समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? वैसे भी नहीं हो रहा है ना, तो लाना पड़ेगा। तीसरी बात, इंटरव्यू में मुझे किसी भी हालत में, यदि मेरा इंटरव्यू 100 मार्क का है तो मुझे 90 क्रॉस करना होगा, और मुझे इंटरव्यू में 95 मार्क्स थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑल इंडिया रैंक मेरा फर्स्ट था इंटरव्यू में से। ठीक है, बाकी इसमें मैं खाली कट ऑफ पे छोड़ रहा था। आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो पा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? जब मेरा प्री का रिजल्ट लगा था तब मैं अटक गया था, 51.5 ऐसा कुछ कट ऑफ था, और मेरे को बिल्कुल इतने थे। अब क्यों इतने थे? इसकी भी स्ट्रेटेजी सुन लो। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट किया कि अब ये 2 खतरनाक सब्जेक्ट मेरे सामने जो है, कौन से वो 2 खतरनाक सब्जेक्ट? रीजनिंग और मैथ। आपको इसके बारे में अच्छे से सुनना चाहिए मुझसे। ठीक है, देखो हम लोग आर्ट के स्टूडेंट थे, गंदे होते हैं इस सब्जेक्ट में, मैं तो था और मैं अभी भी। ठीक है, 8 मार्क्स पे कट ऑफ लग रहा है, आप समझ रहे हो? 8 या 9 में कट ऑफ लगता है इसका। जब मैं दिया था कम से कम लगता था, तो मैं 10 मान के चल रहा था। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग क्या करेंगे ना कि रीजनिंग और मैथ्स को मैं कम से कम सॉल्व करने का, देखो 5 मार्क का तो आप सॉल्व कर लोगे ना किसी तरीके से, थोड़ा बहुत मेहनत करके, मतलब समझ रहे हो? 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का मैं सॉल्व कर लूंगा किस तरीके से, इतना मेरे को ट्रस्ट था, मतलब पूरा था लेकिन इतना ट्रस्ट था कि 7 मार्क्स निकाले। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं ना,
क्वेश्चन आंसर कि लगता है यार आता है नहीं आता है, इसमें लगता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्लिक कर सकते, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ना। दो चार क्वेश्चन कर लिए तो रिस्क लेके 11-12 मार्क तक के आप पहुंच जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये स्ट्रैटेजी मेरी रीजनिंग और मैथ्स के लिए दी थी, ठीक है। अगली स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए बोलो, देखो यार आप मानो चाहे ना मानो, यदि आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आपको उसमें मार्क्स कवरिंग तो होना ना, ऐसे थोड़ी होगा 12 48 पे कटऑफ थोड़ी ना लगा देगा कोई, समझ रहे हो? तो जिसमें आप अच्छे हो ईमानदारी से, उसमें आपको बहुत अच्छा ही करना है, उसमें आप नहीं हो सकते। इंग्लिश में मैं नहीं हो सकता था कि आप नहीं ठीक ठीक कर लेते 30 में लगा लेते हैं, है ना, बार्गेनिंग कर लेते हैं किसी तरीके से, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो सबसे बेहतर क्या था कि जो आप जिसमें अच्छे उसमें अच्छा करते चले जाओ, समझ रहे हो? तो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है। अब अगली चीज, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हो ना, तो दो चार चीजें और भी परख लो, ठीक है। ये क्या परख सकते हो आप कि यार मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, जैसे मैंने बोला कौन से सब्जेक्ट में बुरा हूँ, ये भी मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यार, लोग आपको बताएंगे कि आपका पास्ट मैटर नहीं करता, लेकिन आपका पास्ट थोड़ा सा मैटर तो करता ही है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, देखो यार आप ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हो, स्टेट लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो अच्छे होने चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप किन से कॉम्पीट कर रहे हो आपको भी नहीं पता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है और मैं आशा करूँगा कि आपको बुरी भी नहीं लग रही हो, क्योंकि मैं ना बहुत सीधी सीधी सरल सरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम में ना, देखो आप होशियार तो होने चाहिए पढ़ाई में तो अच्छे होने ही चाहिए। बाकी की चीज़ें ना बहुत ही जैसे मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, किसी ने 12वीं में फेल होकर किया था, देखो ये बहुत ऐसा होता नहीं है, होते भी होगे तो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल पे मत जाइए। लाइफ है आपकी, आपको अपनी लाइफ खुद बनाना है, कोई आएगा नहीं, मदद नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। अभी आप यदि किसी कपड़े की दुकान में भी जॉब लेने जाते हो तो कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो दोस्त मेहनत कीजिए और कंप्यूटर को आप किसी भी प्रकार से सीख ही लीजिए, है ना। इंग्लिश सीख लेना चाहिए यार, क्योंकि मैंने इंग्लिश इसीलिए सीखी थी क्योंकि जॉब मिल जाती, ठीक है। तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है, इंग्लिश मिलने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो जाती है, तो आप अच्छी तरीके से अपने करियर को बूस्टअप दे सकते हैं। पार्ट टाइम जैसे मैं किया करता था, इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को, स्पोकन इंग्लिश, तो मैं उससे अपना खुद का खर्चा निकाल लिया करता था, ठीक है। तो आप इस तरीके से जा सकते हो। एक इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहाँ गलती करते हैं, तो बहुत सारे लोग पहली गलती तो वो करते हैं जो मैंने बताया, एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत अच्छा बहुत बुरा। दूसरी गलती वो ये करते रहते हैं, किसी से सलाह ले लेते हैं, हर किसी से सलाह लेना समझता ना। मैं आया, मैंने कहा भाई प्लीज यार, मतलब ना आप यूपीएससी एमपीएससी में फिलहाल मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं सही इंसान नहीं हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरा खुद का प्रेम ही हुआ है ना, तो मैं आपको कैसे सही सलाह दूंगा, आप समझ रहे हो मैं, है ना। मैं आपको एक क्लियर बता सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को, जो मेरे कलीग्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, है ना, वो जो नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे जैसे मैंने बताया ना, मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि कई सीनियर्स ऐसे हैं जो सचमुच में अभी बैठ जाए ईमानदारी से थोड़ी सी पढ़ाई करने तो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन वही ईगो क्लैशेस होते हैं ना, कि नहीं यार मैं नहीं मानता कि मैं इसमें बुरा हो गया, मैं नहीं मानता कि क्लियरिटी होगी आपको बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, प्लीज ओपन है सभी के लिए। हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि क्या बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लगा मुझे। मैं जब सेकेंड ईयर में था तब मैं आया था, हाँ सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में आए थे हम लोग, ठीक है। तो इसकी भूमिका मेरे को बोलते आता है, उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने लगभग नेशनल लेवल तक है ना 300 डिबेट्स किए हैं, एलिक्यूशन किए, सब मिला के 300, ठीक है, एक्सटेम्पो किए, मुझे बोलना आया, मैं अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ, है ना, मैं हिंदी इंग्लिश मराठी बोल सकता हूँ, आज अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस ज्ञान को बहुत बड़ा योगदान जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं नहीं आया था ना, मुझे बोलते नहीं आता था, और ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मेरे साथ के सभी दोस्त लोग हैं जो अच्छा ही कर रहे हैं लाइफ में, तो आपको जो ये ग्रुप दिया जाता है, नए नए लोग ऐड किए जाते हैं, आपकी दोस्तियाँ बोली जाती है, घर से आते नए नए फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे ना, फर्स्ट ईयर से कौन है, एक दो बच्चे खड़े हो जाए, एक तो हो जाए, ठीक है। हाँ, आप जब कैसा, मतलब कैसे लग रहा था आपको जब आप यहाँ आए पहला दिन? रुक जाइए, नहीं इनको बोलने देते हैं ना,
आप रुकिए, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा, है ना? हाँ, तो मतलब एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट था।